नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की क्लासों के अंतर्गत आज हम संधि को कंप्लीट कर लेंगे। संधि को पूरी तरीके से आज हम खत्म कर लेंगे। अंतिम संधि बची है विसर्ग संधि। इसका ये छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके सामने और इसी के साथ हम संधि को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अगर संधि की और क्लासें अगर आपने नहीं देखी जो इससे पहले वाली हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। वहां से जाकर के आप हिंदी व्याकरण की सारी कक्षाएं देख सकते हैं। और साथ ही संविधान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही बेसिक तरीके से मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के ना आप उसका भी फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। जैसे हमने व्यंजन संधि नियम में बांट कर पढ़ी थी आसानी के लिए, वैसे ही आज हम विसर्ग संधि को भी आसान बनाने के लिए नियम में विभक्त करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है, नियम नंबर 1, इसके अंतर्गत आपको देखने मिलेगा। अगर इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं नियम नंबर 1 की, तो आप लिखें कि शब्द के बीच में आधा सा, मतलब ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इनको पूरा पूरा लिख करके इनके नीचे हलंत लगा देता हूं। इसका मतलब ये होगा कि अब ये आधे हो गए, है ना, ये ठीक है। या फिर आपकी सुविधा के लिए ब्रैकेट में मैं इस तरीके से भी लिख देता हूं, इस तरीके से जो लिखते हैं, है ना। अगर शब्द के बीच में आधा सा, मतलब तीनों में से कोई सा भी आए, तो शब्द का विच्छेद आप ऐसे ही लिखें जैसे मैं बोल रहा हूं। शब्द का विच्छेद विसर्ग से होगा, विसर्ग से होगा, विसर्ग से होगा, है ना। और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये वाला, है ना, आपको पता ही है, ऐसा होता है। तो चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं। जैसे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, तो केवल जो आधा सा आया है ना उसका विसर्ग बना देंगे, बाकी शब्द सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? दुहु प्लस चरित्र, है ना। दोस्तों, दुहु जो होता है या नी अगर किसी शब्द के आगे लगा हुआ है तो ये नकारात्मक भाव पैदा करता है। चरित्र तो है ना। चरित्र का मतलब कैसा भी हो सकता है, अच्छा चरित्र भी हो सकता है या फिर गलत चरित्र भी हो सकता है। तो गलत चरित्र को अगर हम एक शब्द में कहें तो हम कहेंगे दुष्चरित्र, है ना। दुष्चरित्र का मतलब ये हो गया गलत चरित्र वाला। तो इसलिए दू लगा हुआ हो या ना लगा, नी लगा हुआ हो किसी शब्द के आगे, तो अधिकतर बार क्या होता है कि उसका मतलब नकारात्मक ही संदेश हमारे मन में आता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो पहचान है ना इस संधि की, तो पहले हम सारे नियम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको शब्द को देखकर भी पहचान सकते हैं, है ना। तो दुष्चरित्र हो गया। अब जैसे निश्चय हो जाएगा, निश्चय, तो इसको आप करेंगे नी प्लस चय, ठीक। और नमस्ते, नमस्ते को करेंगे नमः, क्योंकि जहां आधा सा है ना उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे आप। दो वर्ण के बाद में आधा सा था तो हमने दो वर्ण के बाद में विसर्ग लगा दिया और ते हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब देखते हैं निस्तेज, तो नी आधा सा है तो इसकी जगह विसर्ग लगा देंगे और ये हो जाएगा तेज, है ना। अब देखो दोस्तों, जैसे निस्तेज है तो नी का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक नकारात्मक भाव पैदा करता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ मतलब अर्थ होना चाहिए। जैसे कि नी ये एक उपसर्ग है ना, इसका अपने आप में एक अर्थ होता है, नकारात्मक भाव पैदा करता है। और तेज, इसका भी एक अर्थ है। तो संधि का रूल यही कहता है कि जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ के जो शब्द निकल के आएंगे ना उनका अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप संधि को और भी आसानी से कर सकते हैं। निष्फल, ये वाला सा आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर नहीं
प्लस फल। जैसे कि कोई पेड़ है, आप उसके कहते हैं ये पेड़ कैसा है, निष्फल है ना, मतलब इस पर फल नहीं आते। तो नी का मतलब होता है, मतलब नकारात्मक भाव पैदा करता है। अब जैसे निष्प्राण, तो आप कैसे करेंगे, निहि और सा के जहां सा है वहां विसर्ग लगा देंगे और प्राण। तो पहला नियम तो दोस्तों यहां पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जहां पर आधा सा आए, चाहे वो कोई सा भी हो, उस आधे सा का विसर्ग हो जाएगा और शब्द को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। कितना आसान है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2, रा का मतलब ये वाला रा हो या फिर ये वाला रा हो, है ना, जो ऊपर टांग दिया जाता है, का विसर्ग हो जाना, विसर्ग हो जाना। ठीक, अब देखो दोस्तों, जैसे निराशा है, निराशा है ना, अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, निहि और आशा। आशा भी निकल के आ गया और नी जो कि एक उपसर्ग है वो भी निकल करके आ गया, है ना। तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं। निर, देखो अगर आप कहो कि ये मतलब एक तरीके से दीर्घ संधि है, आप इसको इस तरीके से तोड़ना चाहो, निर प्लस आशा, तो आपने तोड़ा तो ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से आ निकल के आ गया, छोटा आ, और यहाँ से बड़ा आ, तो ये दीर्घ संधि हो गई, है ना। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, विसर्ग संधि में। तो दोस्तों जो संधि का नियम है वो ये कहता है दोनों तरफ कुछ ना कुछ अर्थ होता हो। निर का कोई अर्थ नहीं होता, निर एक निरर्थक शब्द है ना। नीर होता है दोस्तों, नीर होता है, इसका अर्थ आप जानते होंगे, नीर माने जल होता है, नीर माने पानी होता है, लेकिन निर का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, अगर इसके आगे हम विसर्ग लगा देते हैं तब यह अर्थ सहित हो जाता है। अब इसका अर्थ है नकारात्मक भाव पैदा कर रहा है, तो निहि प्लस आशा, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है नहीं। रा से जब भी संधि टूटेगी ना, तो वो संधि जो होगी विसर्ग संधि ही होगी। ठीक, अब देखते हैं जैसे निर्धन, निर्धन को कैसे तोड़ेंगे, निहि प्लस धन। ठीक, और जैसे दुर्बल, तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप, दुहु प्लस बल। या फिर दुरुपयोग, दुरुपयोग है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, दुहु प्लस उपयोग। मतलब जहां पर रा है वो आपका विसर्ग में बदल जाएगा। ठीक, वो आपका विसर्ग में बदल जाएगा। अब देखो, जो मैं आपसे कह रहा था कि इसकी एक अच्छे से मतलब सोच कर ही आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। इस संधि में, विसर्ग संधि में सामान्यतः ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो नकारात्मक भाव पैदा कर रहे होंगे। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। अधिकतर जो शब्द होंगे ना, वो ऐसे ही शब्द मिलेंगे जो नकारात्मक भाव पैदा कर रहे होंगे। जैसे कि देखो, बल है ना, बल कैसा है, दुर्बल है। बल एक अच्छा वाला बल होता है ना, जिसके अंदर जान होती है ना। और ये होता है दुर्बल, दुर्बल का भाव एकदम ही मन में आ रहा है कि दुर्बल है, मतलब उसके अंदर बल ही नहीं है ना, नकारात्मक भाव गया। दुरुपयोग, उपयोग सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, लेकिन दुरुपयोग मतलब गलत उपयोग हो रहा है। और निर्धन, धन है लेकिन धन से हीन है ना। तो इस तरीके के जो शब्द मिलेंगे ना, वो आपको विसर्ग संधि के अंदर ही मिलेंगे, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। और फिर दूसरी बात मैंने बताई थी, इस वाले रा से टूटे, इस वाले रा से टूटे, जब भी शब्द टूटेगा वो विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले नियम की ओर। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 है आपका रा का बना रहना, है ना। रा का, ये वाला जो रा था ना जिसको हम बदल रहे थे, रा का बना रहना तथा बड़ी ई का छोटी ई हो जाना। ये आप देखते ही पहचान ले करोगे इन शब्दों को। ठीक है, देखो इसमें जैसे निरोग है,
निरोग ऐसे लिखते हैं हम, है ना, यही इसका सही स्पेलिंग होती है। अब इसको आप तोड़ोगे, देखो रा क्यों बना हुआ है, ये तो आप सोच भी सकते हैं कि वहां पर रा हमने क्यों बदला था। क्योंकि रा जोड़कर अगर हम शब्द लिखते तो उसका अर्थ नहीं हो जाता। जैसे कि दुरुपयोग हमने लिखा था, दुरुपयोग लिखा था, या कोई ऐसा शब्द ले लो जिसमें रा हमने तोड़ा था, है ना, जैसे निराशा था, निराशा, है ना, इसको हमने कैसे तोड़ा था, देखो इसमें तो रा बना रहेगा लेकिन इसमें नहीं रहेगा, तो इसमें कैसे तोड़ा था, निहि प्लस आशा। और इसे कैसे तोड़ेंगे हम, तो बड़ी ई का छोटी ई हो जाएगा और ये रोग हो जाएगा, इस तरीके से तोड़ेंगे। अब देखो, अब आपके मन में कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, यहाँ तो रा बदल दिया, यहाँ रा क्यों नहीं बदला। तो जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि संधि का एक नियम होता है जिसके दोनों तरफ शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। इसको आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, निहि प्लस रासा। रासा का कोई अर्थ होता है, रासा तो कोई शब्द ही नहीं होता, रासा कोई अर्थ भी नहीं है। तो इसीलिए ये रा जो है ना विसर्ग में बदल गया और आशा निकल के आ गया। अब हो गया है ठीक सब, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पर जैसे कि ये इस वाले नियम में करा है कि मतलब रा को हमने बदल दिया, इसमें रा को बदल दो, तो कैसे करेंगे, जैसे निर आशा, तो ये हो जाएगा निहि ओग, है ना। भाई आशा यहाँ है तो ओग यहाँ हो जाएगा, तो ओग का कोई अर्थ होता है, ओग का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, ये तो शब्द आपको खुद बता देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मुझे आप किस तरीके से तोड़ोगे। तो ये इस वाले नियम में ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ निर आशा में से आशा निकल के आएगी, नी ऐसा ही रहेगा। इस वाले नियम में क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी होगी। मैं इसको अलग अलग बांट के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। नी रोग ये इसकी सही स्पेलिंग होती है, लेकिन अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो निही प्लस रोग, क्योंकि नी का मैं अर्थ आपको बता चुका हूँ, ये नकारात्मक भाव पैदा करता है, ये एक तरह का उपसर्ग होता है, ठीक है। अब जैसे कि नीरस, और फिर दूसरी पहचान जैसे कि मैंने बताई, नकारात्मक ही शब्द अधिकतर मिलेंगे आपको इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, निहि प्लस रस। इसको आप निहि प्लस अस नहीं कर सकते थे, है ना, कि मतलब रा को ही बदल देते पिछले नियम के अनुसार, अस का अर्थ नहीं होता, आपको पता रस का मतलब होता है। तो निहि प्लस रस, बस ये बड़ी ई की जो मात्रा है ना, ये छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी, बड़ी ई का छोटी ई हो जाना। अब जैसे इसका एक और ले लें नीरज, तो ये हो जाएगा निहि प्लस रज, और नीरव ये हो जाएगा निहि प्लस रव। इस तरीके के ये शब्द आपको देखो, इन चार शब्दों को तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहचाने में आपको बताता चल रहा हूं, अगर वो आपके दिमाग में फंस गई तो आप कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले नियम की ओर, है ना। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है दोस्तों, ओ की मात्रा का, ओ की मात्रा कैसी होती है, ये वाली जो होती है ना, ओ की मात्रा का विसर्ग हो जाना, विसर्ग हो जाना। बस आपने एक बात समझ में आ गई ना दोस्तों, कि जब भी हम संधि तोड़ेंगे दोनों तरफ शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो समझ लो आपके लिए कोई भी संधि भारी नहीं है, बस ये बात आप दिमाग में बैठा लो। चलो बढ़ते हैं, जैसे यशोदा, तो आप कैसे इसको कैसे तोड़ेंगे, यस, है ना, ओ की मात्रा का विसर्ग हो गया प्लस द, है ना, और उद्योगपति, उद्योगपति, है ना, उद्योगपति नहीं है दोस्तों, उद्योगति है, उद्योगति, तो ये हो जाएगा उद्ध, ओ की मात्रा का विसर्ग हो गया प्लस गति, ठीक, और पयोद, तो ये कैसा हो जाएगा, पय, जहां ओ की मात्रा वहां विसर्ग लगा दो और दा, ठीक, मनोहर, मन प्लस हर। इस तरीके से आप विसर्ग संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका अंतिम नियम और रह गया है, उसको और समझ लेते हैं, और आपकी संधि का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये सबसे आसान आसान है, ये तो पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए, होता है तो हम आगे कंफ्यूज नहीं होते हैं। विसर्ग का बने रहना, देखो कितना आसान है ये। जैसे कि प्रातः काल, इस तरीके से लिखते हैं ना हम अधिकतर, कई बार प्रातः काल इस तरीके से लिखते हैं। आप इसकी संधि कैसे करेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ भी नहीं करना, प्रातः प्लस काल, कुछ नहीं करना, केवल विसर्ग के बाद में प्लस लगा दो और हो गया तुम्हारा संधि विच्छेद। जैसे कि अंतःकरण, अंतःकरण को भी कई बार हम ऐसे लिखते हैं और सही इस तरीके से ही लिखा जाता है। अब इसको आप कैसे करेंगे, अंतःकरण, बीच में बस प्लस लगा देंगे आप, ठीक। और जैसे कि ऊर्ध्वपतन, पतन, तो आप क्या करेंगे, ऊर्ध्व प्लस पतन। तो दोस्तों ये थी आपकी विसर्ग संधि की छोटी सी क्लास। इसी के साथ ही हमने संधि कंप्लीट कर ली है। आगे की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उसके अंतर्गत हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, शब्द भेद पढ़ेंगे और शब्द भेद के अंदर आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और जितने भी प्रकार के शब्द बन सकते हैं तुम्हारे, सारे शब्दों का हम वर्गीकरण करेंगे और बिल्कुल बारीकी में जाके आपको समझाएंगे। क्योंकि आपके पास समय है दोस्तों, इस समय का आप सदुपयोग करें। जितना वक्त भी आपको मिल रहा है आप अपने पढ़ने में लगाएं, रिवीजन में लगाएं, क्योंकि दोस्तों जब ये वक्त बीत जाएगा तब आपको एहसास होगा कि काश खाली समय में पढ़ लिया होता। तो एक सच्चा जो मतलब तैयारी करने वाला बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि वो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, आप ये ना समझें कि परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी। आपका केवल एक लक्ष्य है जो आपके दिमाग में है। तो दोस्तों उसी दिमाग के लक्ष्य को आपको अगर पाना है तो अभी से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका ही फायदा है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपका ही फायदा। अभी आप पढ़ लेंगे तो जब थोड़ा वक्त मिलेगा आपको पता है दोस्तों, अगले साल जैसे कि यूपी में चुनाव है, तो हो सकता है कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो तुरंत आपकी एग्जाम डेट दे दी जाए। उसके बाद में कुछ नहीं होता दोस्तों। पहले की बात अलग थी, पहले एक एक दो दो महीने पहले एडमिट कार्ड दे दिए जाते थे, लेकिन अब तो हमें 4 दिन बाद पहले या 5 दिन पहले ही पता चलता है। तो आप क्या कर लोगे उस वक्त? तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अभी आपके पास बहुत सारा समय है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, खूब सारे टेस्ट लगाइए। क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं आप लोगों के सामने, कुछ परेशानियां हैं। जैसे ही लाइव आऊंगा तो मैं आपके लिए जितना मैं पढ़ा चुका हूं उस सबका टेस्ट भी लेकर के आऊंगा, और आप अपने प्रति ईमानदारी बरतना दोस्तों, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों आपके साथ कि आपका दिमाग इधर उधर की बातों में ना जाकर के पढ़ाई पर ही एक तरीके से ठहर जाए, और आप खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें। जो आपके सपने हैं, घर वालों के सपने हैं, इस बार जरूर पूरा करेगा, है ना, लेकिन अपने प्रति ईमानदार होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।